ठीक है। जैसे ही आप ऐड हो तो ऐड होने के साथ ही आपने सबसे पहले ओके सर जी। उसके बाद फिर इंशाल्लाह हम आप सबने ओके सर। तो 4th 1 की आज प्रैक्टिकल की क्लास है। लास्ट क्लास में हमने क्या किया था यार 421 की प्रैक्टिकल की क्लास में क्या किया था हमने? सर हम लोग एमेस्कुलेशन एंड पोलिनेशन टेक्निक्स इन कॉटन पढ़ रहे थे। यस सर, प्रैक्टिकल नंबर 5। पक्की बात है? यस सर। सर पता नहीं, मेरे पास नंबर तो 4 है प्रैक्टिकल का, लेकिन इसका टॉपिक यही था एमेस्कुलेशन तो जो फील्ड एंड लेआउट पोलिनेशन टेक्निक्स इन कॉटन। फील्ड लेआउट फॉर सीड सर प्रोडक्शन पक्की बात है। वो हमने उससे पिछले वाले लेक्चर में पढ़ा था। फील्ड लेआउट फॉर सीड प्रोडक्शन। जी सर, वो इससे पिछले में पढ़ा था। ये वाला जो था ये 7 अप्रैल को लेक्चर हुआ था हमारा, उसमें पढ़ा था। और उसके बाद हमारा लेक्चर नहीं हुआ, पेपर हो रहे थे, और उसके बाद आज लेक्चर हो रहा है ओके प्रैक्टिकल। फाइन, ठीक हो गया, सही है। तो ठीक हो गया जी। अच्छा, तो आज का जो टॉपिक होगा बेटा, दैट विल बी द डिस्क्रिप्टर फॉर वेरियस क्रॉप्स। तो वन बाय वन 2 या 3 या 4 क्रॉप के हम डिस्क्रिप्टर डिस्कस करेंगे। अब डिस्क्रिप्टर होता क्या है? व्हाट इज अ डिस्क्रिप्टर? Descriptor is actually a set of information regarding any crop which provide complete characteristics of that crop. For example, wheat सर है। दोबारा बोलिएगा डेफिनेशन। A descriptor will be a set of information of a crop. Set of information of a crop which completely describe all the characteristics of that crop. सर लास्ट पे आपने क्या बोला? ऑल द कैरेक्टरिस्टिक्स Of that crop. ओके सर। एक्चुअली होगा क्या? डिस्क्रिप्टर का मतलब बेसिकली ये होता है। डिस्क्रिप्टर का जैसा आपको पता है, डिस्क्रिप्टर का वर्ड जो वो डिस्क्राइब से निकला है, दैट मीन्स के डिस्क्राइब करना। ठीक है। फॉर एग्जाम्पल हम यहाँ पर इनिशिएट करते हैं वीट से। पहली क्रॉप हम वीट लेते हैं, तो डिस्क्रिप्टर ऑफ वीट जो है वो हम सबसे पहले पढ़ेंगे। इसका मतलब ये होगा कि हमने उसके अंदर वीट की जो जो कैरेक्टरिस्टिक्स हम देख सकते हैं वो सारी कैरेक्टरिस्टिक्स उसमें लिखनी है। कैसे लिखनी है? उसमें एक्चुअली किसी भी क्रॉप पे जो डिस्क्रिप्टर होता है उसके अंदर 4 तरह का डाटा मिक्सर दिया जाता है। जैसे कि ये आ गया। सर जी शोर बहुत आ रहा है सर जी, समझ नहीं आ रही बिल्कुल भी। ठीक है। किस चीज का शोर है यार पीछे? अभी ठीक है सर जी आवाज? बच्चों का शोर आ रहा है बहुत ज्यादा पीछे। कहाँ से? जी सर, आपकी तरफ से सर। हाँ यार, मैं तो कला बैठा, दरवाजा भी बंद था। सर जी पता नहीं, मेरे शोर बहुत आ रहा है। यार अभी चुप है। पहले आ रहा था, अब नहीं आ रहा। हाँ, अब आ रहा है भाई। नहीं क्या सर, सर? अब नहीं आ रहा। मुदस्सर आप? नहीं सर, अब नहीं आ रहा, पहले बहुत आ रहा था। अच्छा चले, आप ठीक है। ठीक है सर, अब ठीक है। ओके। तो डिस्क्रिप्टर के अंदर जो है ना वो बेटा जी, हमने क्या क्या चीजें लेनी होती हैं। सबसे पहले हम लेते हैं पासपोर्ट डाटा। ठीक है जी। पासपोर्ट क्या होता है बोला?
सही, मेरे ख्याल से हमारी फिर नेशनल किसी भी आइडेंटिटी फॉरेन होती कंट्री है। में जाने के लिए एक पासपोर्ट, डॉक्यूमेंट है। यस, पासपोर्ट एक ऐसा डॉक्यूमेंट है जिसके ऊपर एक स्पेसिफिक कोई नंबर लिखा होता है जो कि सिर्फ आपका होता है, वो पूरी दुनिया में किसी बंदे का नहीं हो सकता, ऐसे ही है ना। सो यस सर। पासपोर्ट, सर पासपोर्ट आपकी का आवाज कटती है बार। ये मेरा ख्याल है, चलो कोई नहीं, मैं रिपीट भी कर दूंगा, मुझे लगता है सिग्नल्स के इश्यूज की वजह से ना शायद वो आवाज करती है, जहाँ पे आवाज कटे बता जी दीजिए, सर। तो मैं रिपीट कर दूंगा, नो प्रॉब्लम। पासपोर्ट का मतलब बेसिकली एक ऐसा डॉक्यूमेंट है जो सिर्फ आपका है, ठीक है ना। उसको पे एक नंबर लिखा हुआ है, वो सिर्फ आपका है, वो पूरी दुनिया में किसी और बंदे का नंबर नहीं है। दैट मीन्स कि पासपोर्ट का मतलब ये होगा कि उस से कौन सा डॉक्यूमेंट है? पासपोर्ट एक ऐसा डॉक्यूमेंट है जो सिर्फ आपका है, ठीक है ना। उसके ऊपर जो इंफॉर्मेशन मौजूद है वो सिर्फ आपकी इंफॉर्मेशन है और किसी की इंफॉर्मेशन नहीं है। ऐसे होता है ना पासपोर्ट, उसके ऊपर आपका नंबर लिखा हाँ होता जी है, सर। एक आपका नंबर लिखा होता है, वो और किसी का नहीं होता पूरी दुनिया में। हर बंदे का पासपोर्ट नंबर डिफरेंट है, ठीक है। तो इसी तरीके से उसके ऊपर जो नाम लिखा होगा या जो भी लिखा होगा वो सिर्फ आपका होगा। तो इसी तरीके से किसी भी क्रॉप का जो पासपोर्ट है वो एक ऐसा डॉक्यूमेंट हम तैयार करेंगे जिसके ऊपर सिर्फ उसका नंबर लिखा होगा, उसका टैग लिखा होगा, ठीक है। जी सर ठीक है। ठीक हो गया ना। तो सबसे पहले हम जो है पासपोर्ट डाटा कलेक्ट करेंगे, उसके बाद एक्सट्रैक्शन का डाटा और उसके बाद कलेक्शन का डाटा। ये क्या होता है अभी आगे आपको बताता हूँ। और फाइनली हम उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स लिखेंगे उस क्रॉप की या उस क्रॉप की उस वैरायटी की, ठीक है ना। क्योंकि फॉर एग्जाम्पल वीट है तो वीट के अंदर तो हजारों उसकी डिफरेंट वैरायटीज होंगी, हर वैरायटी का जो डिस्क्रिप्टर है वो डिफरेंट होगा, ठीक है जी। तो इनिशिएट करते जी हैं सर। सबसे पहले से। ये जो है ये वही तीन मैंने आपको बताए, एक पासपोर्ट, दूसरा कैरेक्टरिस्टिक्स और तीसरा प्रीलिमिनरी इवैल्यूएशन। तो तीन चीजें उसके अंदर हम लिखेंगे। इनमें से सबसे पहले की तरफ आ जाए पासपोर्ट। सो पासपोर्ट डाटा के अंदर सबसे पहली जो इंफॉर्मेशन हम लिखेंगे वो होगी एक्सट्रैक्शन का डाटा। एक्सट्रैक्शन का क्या मतलब होता है? एक्सट्रैक्शन का मतलब बेसिकली ये होगा कि एक a set of seeds which are different from others. एक्चुअली एक्सट्रैक्शन क्या होती है? एक्सट्रैक्शन जो है वो एक स्पेसिफिक वैरायटी होगी, उसको एक्सट्रैक्शन बोलेंगे। वो वैरायटी जो है अप्रूव भी हो सकती है और सर अनअप्रूव भी हो सकती है। आपने बोला विच आर डिफरेंट, सर विच आर डिफरेंट से आगे क्या बोला है, किस तरह ये डिफरेंट होती है? इन कैरेक्टरिस्टिक्स which are different in characteristics from other varieties. जैसे हमने वैरायटी की डेफिनेशन क्या लिखी थी कि वैरायटी जो है वो होमोजीनियस और होमोजाइगस है जो कि बाकी दूसरी वैरायटी से डिफरेंट है, ऐसे ही है ना। यस सर। तो यस एक्सट्रैक्शन सर, भी एटलीस्ट हाँ एक जी करेक्टर ऐसा होगा जो दूसरी वैरायटी से डिफरेंट होगा। एग्जैक्टली, कोई ना कोई एक कैरेक्टरिस्टिक उसमें, कोई एक कैरेक्टर, कोई एक ट्रेट उसमें डिफरेंट होगा, एक क्वालिटी उसमें डिफरेंट होगी, ठीक हो गया ना। वो एक्सट्रैक्शन है। सो एक्सेक्शन जो है वो अप्रूव भी हो सकती है, यानी कि किसी गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट से अप्रूव भी हो सकती है, और ये भी हो सकता है कि वो अप्रूव ना हो, ठीक है। ये भी हो सकता है कि वो कोई वीड के तौर पे हो या वो कोई वाइल्ड टाइप हो, ठीक हो गया ना। सो एक्सेक्शन एक्चुअली क्या होगी कि एक ऐसे प्लांट्स जो कि आपस में एक जैसे हैं लेकिन किसी दूसरे प्लांट से वो डिफरेंट है। ओके जी। सो एक्सट्रैक्शन के डाटा के अंदर सबसे पहले हम लिखेंगे एक्सट्रैक्शन नंबर। अब जब भी कोई नई
वैरायटी या कोई नई स्ट्रेन या कोई नई एक्सटेंशन का पता चलेगा तो सबसे पहले उसको एक नंबर दिया जाएगा जो कि सिर्फ उसी का होगा। जैसे पासपोर्ट नंबर मिल जाता है ना, वैसे ही एक्सटेंशन नंबर होगा उसका आपका। सो पहला जो इंफॉर्मेशन हम जो प्रोवाइड करेंगे वो उसकी एक्सटेंशन नंबर प्रोवाइड करेंगे। सेकंड नंबर पे हम लिखेंगे डोनर्स नेम। अब डोनर कौन होगा? ऐसा इंस्टीट्यूट या ऐसा इंडिविजुअल जिसने वो वैरायटी या वो एक्सेशन प्रोवाइड किया, जिससे कहा कि ये मेरी वैरायटी है, ये आप इसको जमा कर लें। ठीक है जी। सेकंड नंबर पे हम क्या लिखेंगे? डोनर नेम। ठीक हो गया जी। ओके, उसके बाद है डोनर आइडेंटिफिकेशन नंबर। डोनर का आइडेंटिफिकेशन नंबर होगा। इसी तरीके से अदर नंबर होंगे एसोसिएटेड। अदर नंबर्स का मतलब ये है कि उसका कोई आप कह लें कि किसी दूसरे इंस्टीट्यूट का नंबर भी हो सकता है, उसको उससे पहले कोई नंबर दिया गया है तो वो नंबर भी हो सकता है, उसके पेरेंट्स का क्या नंबर है वो भी पॉसिबल है। तो उसमें डिफरेंट चीज़ें पॉसिबल है, वो डिफरेंट नंबर्स पॉसिबल है, डिपेंड करेगा हर तो आपके ऊपर। सेकेंड इंफॉर्मेशन हम जब प्रोवाइड करेंगे दैट विल बी द साइंटिफिक नेम। साइंटिफिक नेम का पता है सबको क्या होता है? टेक्निकल नेम भी जिसको हम कहते हैं, यस सर पता है। जिसको हम टेक्निकल जी नेम सर। भी कहते हैं, राइट। तो टेक्निकल नेम के अंदर सबसे पहले हम लिखते हैं जीनस, उसके बाद उसकी स्पीशीज, और उसके बाद उसकी सब स्पीशीज अगर कोई है, और फाइनली उसकी वैरायटी का नाम। तो चार चीजें लिखेंगे, जीनस, स्पीशीज, सब स्पीशीज अगर कोई है, और फाइनली उसकी वैरायटी जो है उसका नाम। अब ये इंफॉर्मेशन लिख दी, उसके बाद हम लिखेंगे पेडिग्री नेम। पेडिग्री नेम का मतलब यह है कि उसके जो पेयर्स हैं वो कौन कौन से हैं। बाद में एक नई वैरायटी बनी, उस वो वैरायटी बनाने के लिए उसके पेयर्स कौन कौन से थे उनका नाम भी लिखें। ठीक हो गया जी। सर ट्रेड्स का नाम लिखना है? पेयर्स का पेरेंट्स। पेडिग्री होती है ना, पेडिग्री का मतलब उसके पेयर्स कौन कौन से हैं, मतलब कि किन दो प्लांट्स को हमने क्रॉस करवाया तो उसके बाद ये नई वैरायटी। जी सर। उसके बाद है एक्विजिशन डाटा। एक्विजिशन डाटा का मतलब ये है कि किस डेट को वो वैरायटी बनी या वो वैरायटी हमारे पास आई कि हम उसको सेव करें, किस वैरायटी को उसको रिकॉग्नाइज किया गया। एक्विजिशन का मतलब होता है हासिल करना। सो एक्विजिशन डेट का क्या मतलब है कि ऐसी डेट जिस डेट को वो वैरायटी हमारे पास सेव होने के लिए आई, जिस डेट को हमने उसको डिस्क्रिप्टर अलॉट करना है, वो उसकी एक्विजिशन डेट होगी। उसका मंथ क्या होगा और ईयर क्या होगा, तो उसके बाद है जी कि डेट ऑफ लास्ट मल्टीप्लिकेशन। मल्टीप्लिकेशन का क्या मतलब है कि आपके पास अगर 100 सीड्स थे तो उनको आपने फील्ड में ग्रो किया, ग्रो करने के बाद उससे नए प्लांट्स उगे, उसके ऊपर सीड आया, वो आपने कलेक्ट कर लिया। अब चूंकि जब आप 10 सीड लगाएंगे तो उसके ऊपर 10 प्लांट निकलेंगे, ठीक है ना, तो हर प्लांट के ऊपर कुछ 10-10, 15-15 बीज होंगे, तो वो 10 सीड से 100 या 1000 या 2000 सीड जो बन जाएंगे, दिस इज कॉल्ड मल्टीप्लिकेशन। जब हमने उसको फील्ड में लगाया और उससे नई जनरेशन ली, तो ये भी लिखा जाएगा कि लास्ट टाइम जो है वो किस डेट को इसको मल्टीप्लाई किया गया था। ठीक है जी। ओके, उसके बाद है जी एक्सट्रैक्शन साइज। हमें जो सीड जो जमा करवाने के लिए आए हैं या जो वैरायटी का सीड लेके आए हैं वो कितना है, 1000 ग्राम है, 2000 ग्राम है, 100 सीड्स हैं, कितने सीड हैं, ठीक है ना, तो वो एक्सट्रैक्शन साइज भी लिखते हैं। उसके बाद है जी, चले इसकी बोल, उसके बाद है कलेक्शन डाटा। सर कलेक्शन ये सेशन साइज दोबारा रिपीट कर दें। एक्सट्रैक्शन साइज का मतलब ये है कि जब हमने कोई वैरायटी हम जमा करवाने के लिए या उसको डिस्क्रिप्टर देने के लिए लेके आए, तो वो उसका वेट कितना था। क्या हमने उसका 5 किलो सीड लेके आए थे, 10 किलो लेके आए थे, 15 किलो लेके आए थे, कितना सीड था। ठीक है जी, दैट जी इज सर। एक्सट्रैक्शन साइज। आगे इसकी 1.10 की जरूरत कोई नहीं है। कलेक्शन डाटा के वजह से कलेक्टर का नाम पता होगा ऐसा।
कलेक्शन डाटा के अंदर जो है जो बंदा कलेक्ट करके लेके आया है उसका नाम पता होना चाहिए और उसका इंस्टीट्यूट पता होना चाहिए, वो भी हम लिखेंगे। ठीक है, बस ये काफी है। इससे आगे नहीं चलते। लोकेशन भी आप लिख सकते हैं वैसे कि किस जगह से लेके आए, उसका लैटिट्यूड क्या है, लॉन्गिट्यूड क्या है, आल्टीट्यूड क्या है, वो किस तरह की सोर्स है, कहाँ से वो लेके आए थे आप। वाइल्ड कहीं वाइल्ड से जंगल से लेके आए हैं, कहीं फार्म लैंड से लेके आए हैं, स्टोर से लेके आए हैं, बैकयार्ड से लेके आए हैं, विलेज मार्केट से लेके आए हैं। ठीक है जी, तो ये भी लिख सकते हैं आप। उसके बाद है स्टेटस ऑफ सैंपल क्या है इस वक्त, वो क्या किस कंडीशन में है, वो वाइल्ड है, वीड है, वीडर्स लाइन है, या फिर पुरानी लाइन है जो एडवांस्ड कल्टीवर है, क्या चीज है। ठीक है जी, इसके लिए आगे कोई नहीं है, कैसे है साइट डाटा, इसकी भी जरूरत नहीं है। प्लांट डाटा उसके बाद हम प्लांट डाटा हम तो यहाँ तक जितना हमने किया वो उसकी पासपोर्ट इंफॉर्मेशन ही थी बस। ठीक हो गया ना। अभी तक जो हमने डिस्कस किया वो क्या है, उसकी पासपोर्ट इंफॉर्मेशन है। उसमें एक्सट्रैक्शन का नंबर था, उसका कलेक्टर का नेम था, डोनर का नेम था, उसकी स्पीशीज का नाम था, वैरायटी का नाम था, राइट, वो सारी चीजें थी। डेट ऑफ एक्विजिशन थी। तो ये पासपोर्ट डाटा है। अच्छा, उसके बाद आ जाएंगे हम प्लांट डाटा की तरफ, जो कि हमारे कंसर्न का है, क्योंकि बाकी चीज़ों के साथ तो हमारे कंसर्न नहीं है। वो तो वहाँ पे कंसर्न होगा जब हमने कोई वैरायटी को सेव करना है। ठीक है जी, हमारा क्या काम है, बेसिकली हमने उसका डाटा लेना है, उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स चेक करनी है, उसकी क्वालिटी चेक करनी है, ताकि हम उसको सेल के लिए आगे लेके जा सकें। उसकी क्वालिटीज कैसी हैं, ताकि पता चले कि इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स अच्छी है, तो उसको फिर हम आगे सेल कर सकते हैं या उससे वैरायटी बना सकते हैं, कुछ और कर सकते हैं। तो उसके लिए प्लांट डाटा आएगा। प्लांट डाटा के अंदर सबसे पहले जो है वो वेजिटेटिव डाटा लिखते हैं। वेजिटेटिव डाटा का क्या मतलब है कि उसके अंदर जो है उसकी हाइट कितनी है, उसकी ग्रोथ की क्लास की कौन सी है, मतलब कि किस सीजन में वो ग्रो होती है, विंटर में होती है या स्प्रिंग में होती है। ठीक है जी, आपको पता है ना पाकिस्तान के अंदर दो ज्यादा सीजन चलते हैं, रबी सीजन और खरीफ सीजन, दोनों का पता है ना सबको। यस सर। ओके, तो उसी तरीके से सबसे पहले हम ये लिखेंगे उसका ग्रोइंग सीजन कौन सा है, रबी सीजन में ग्रो होती है या खरीफ में ग्रो होती है या ज्यादा रबी में होती है या ज्यादा खरीफ में होती है, किस सीजन में ग्रो होती है। ठीक हो गया। तो सेकंड नंबर पे उसकी लिखेंगे हाइट, उसकी हाइट कितनी है प्लांट की। उसके बाद उसका हम लिख सकते हैं नंबर ऑफ स्पाइक्स कितने हैं, नंबर ऑफ टिलर्स कितने हैं, तो इस तरीके से बाकी डाटा। उसके बाद है इन्फ्लोरेसेंस का डाटा। इन्फ्लोरेसेंस क्या होती है, इन्फ्लोरेसेंस जो है किसी भी इंडिविजुअल के फ्लावर्स को कलेक्टिवली इन्फ्लोरेसेंस कहा जाता है। ठीक है जी, फ्लावर्स को क्या कहा जाता है, इन्फ्लोरेसेंस कहा जाता है। ठीक हो गया जी। सो इन्फ्लोरेसेंस डाटा के अंदर सबसे पहला जो डाटा है वो है डेज टू फ्लावर, यानी कि अगर आज हमने सो की है, आज हमने सोइंग की है, तो सोइंग के कितने दिन के बाद जो फ्लावर्स हैं वो आना शुरू हो गए। इसको हम अमूमन जो है वो हम कैलकुलेट करते हैं 50% फ्लावर, यानी कि 50% प्लांट्स जो हैं जब उनके ऊपर फ्लावर्स आ जाए तो उस डेट को हम काउंट कर लेते हैं। ठीक है जी, तो ये होती है डेट फ्लावर। उसके बाद है सेकंड नंबर पे स्पाइक डेंसिटी। आपको पता है ना, वीट के अंदर जो इन्फ्लोरेसेंस है उसको स्पाइक कहा जाता है, और हर स्पाइक के अंदर जो है वो स्पाइकलेट होते हैं, और हर स्पाइकलेट के अंदर फ्लोरेट होते हैं। ऐसे ही है ना, हर फ्लोरेट के अंदर एंडोमेशियम और डायमेशियम जी होते सर। हैं, राइट। सो सेकंड नंबर पे उसकी स्पाइक डेंसिटी कैलकुलेट करेंगे, यानी कि अगर हमने एक बीज लगाया तो उस एक बीज से कितने स्पाइक निकले, 4 निकले, 5 निकले, 7 निकले। ठीक हो गया। उसके बाद है जी हार्डनेस। हार्डनेस का मतलब क्या है कि आप लोगों ने देखा होगा कि वीट का जो एक स्पाइकलेट होता है, स्पाइकलेट
उस स्पाइकलेट के ऊपर एक डंडी सी निकली होती है, हर स्पाइकलेट के ऊपर, ऐसे ही है ना, उसको आन बोला जाता है। जी सर, होती ठीक है। है। जिन जिन वैरायटीज के ऊपर आन मौजूद होते हैं ना, अमूमन कहा जाता है कि उनकी प्रोडक्शन अच्छी होगी कंपेयर टू उन वैरायटीज के जिनके ऊपर आन मौजूद ना हो। ठीक हो गया जी। तो नेक्स्ट कैरेक्टरिस्टिक जो हमें प्लांट डाटा लेना है वो क्या लेना है, आंडनेस का, कि उसके ऊपर आन मौजूद है या आन मौजूद नहीं है, या आन छोटा है या वो बड़ा है। ठीक है जी। उसके बाद नेक्स्ट कैरेक्टर है ग्ल्यूम कलर। ग्ल्यूम क्या होता है बेसिकली, ग्ल्यूम क्या होता है भाई जाने? नहीं पता सर। ग्ल्यूम जो है आपको याद होगा, मैंने बताया था कि हर जो स्पाइकलेट है, हर स्पाइकलेट के दोनों साइड के ऊपर एक एक कवर होता है, उसको ग्ल्यूम कहते हैं। ठीक है ना। ग्ल्यूम के अंदर जो है वो लेमा और पेलिया होता है, याद है कुछ? जी सर, बिल्कुल आपने बताया था। तो ग्ल्यूम का जो है वो कलर भी आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट जो कहता है वो ग्ल्यूम सर का दोबारा कलर। बताइएगा सर। ग्ल्यूम क्या है? ग्ल्यूम क्या है बेसिकली कि हर जो स्पाइकलेट है उसके बाहर दोनों साइडों पे एक कवर होता है जिसके ऊपर आन लगा होता है। ठीक है ना, तो वो यस ग्ल्यूम सर। होता है। राइट। उसका ठीक है कलर सर। क्या है, वो व्हाइट कलर का है, रेड कलर का है, या पर्पल कलर का है, ब्लैक कलर का है, किस कलर का है? ठीक हो गया। ये आप मेजर उस वक्त करेंगे जिस वक्त जो आप जो है वो कंप्लीटली मैच्योर हो जाए, उस वक्त उसका कलर देखें। उसके बाद है ग्ल्यूम हेयरिनेस। ग्ल्यूम के ऊपर हेयर्स मौजूद हैं या नहीं मौजूद, हल्के हल्के उसके ऊपर बाल मौजूद हैं या नहीं। उसके बाद है जी नंबर ऑफ स्पाइकलेट्स पर स्पाइक। एक स्पाइक के अंदर कितने स्पाइकलेट मौजूद हैं। ठीक है जी। उसके बाद है नंबर ऑफ सीड्स पर स्पाइकलेट। आपको याद होगा कि हर स्पाइकलेट के अंदर तीन फ्लोरेट होते हैं, दो जिसमें से फर्टाइल होते हैं और एक क्या होता है, सेसाइल होता है। तो उनमें से सीड भी हम काउंट करेंगे, हर स्पाइकलेट के अंदर एक सीड बना, दो बने या कितने बने। राइट। नेक्स्ट जो ट्रेट है वो है सीड के रिलेटेड। तो सीड के रिलेटेड कौन कौन से कैरेक्टरिस्टिक्स हैं? सबसे पहले हम लेते हैं सीड कलर। सीड का कलर कौन सा है, व्हाइट कलर का सीड है, रेड कलर का सीड है, या पर्पल कलर का सीड है। उसके बाद है जी सीड साइज। सीड साइज कितने किस साइज का है, छोटा सीड है, बड़ा सीड है, या बहुत लार्ज सीड है। ठीक हो गया जी। नेक्स्ट जो कैरेक्टर है वो आप लेंगे सीड विट्रसनेस। विट्रसनेस का क्या मतलब है कि जो सीड है ना, अगर उसको हम देखें तो उसके बाहर वो थोड़ी सी शाइनिंग उसके ऊपर मौजूद है कि नहीं है। ठीक है जी। कुछ ऐसे सीड होते हैं अगर आप उनको देखें तो आपको उसके बाहर अगर उसको साथ धूप में रख के देखें तो आपको शाइनिंग सा नजर आता है कुछ। ठीक है ना। तो जिसके अंदर शाइनिंग होगी वो ज्यादा विट्रोशियस होगा। ठीक है जी, विट्रस होगा। जिसके अंदर शाइनिंग नहीं होगी वो विट्रस नहीं होगा। वीट के अगर सीड को आप एक सीड को उठाएं तो समटाइम्स आपको जो है अगर उसको धूप में रखें तो आपको फील होगा कि इसके ऊपर थोड़ी सी शाइन आती है। वो शाइन क्यों आएगी, क्योंकि उसके ऊपर एक ट्रांसपेरेंट कवर होता है। वो कवर जो है वो लाइट को रिफ्लेक्ट बैक करता है, तो उससे आपको उसमें से शाइनिंग शाइनिंग नजर आता है। तो वो है सीड की विट्रसनेस। समझ आ गया बेटा क्या होती है विट्रसनेस? जी सर। यस सर, आ गई समझ। सो नेक्स्ट इसके अलावा जो है मजीद भी कैरेक्टरिस्टिक्स आप ले सकते हैं, जैसे कि साइट के मुतालिक डाटा आप ले सकते हैं। इसके अलावा ये भी आ गया, अगेन प्लांट का डाटा आ गया। अच्छा, ये जो इससे पहले हमने जो प्लांट का डाटा लिया था ना, वो हमने लिया था कैरेक्टराइजेशन के लिए। ठीक है जी। अब जब हमने प्लांट आ गए तो उसको इवेलुएट भी करना है ना। तो अब ये जो डाटा हम लेंगे ये इवेलुएशन डाटा है। पहले प्लांट का कौन सा डाटा था, कैरेक्टरिस्टिक्स का डाटा था, जो हमने उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स चेक की थी। और अब ये जो प्लांट का डाटा है ये कौन सा डाटा है, दिस इज इवेल्युएशन डाटा। यानी कि इसकी बेस के ऊपर हम इवेल्युएट करेंगे प्लांट्स को
कंपेयर करेंगे जो प्रीवियस वैरायटीज हैं उनके साथ। ठीक हो गया जी। तो इसके अंदर उसी वे से सबसे पहले वेजिटेटिव डाटा होगा। वेजिटेटिव डाटा के अंदर ग्रोथ हैबिट हम देखेंगे प्लांट। अब ग्रोथ हैबिट जो है वो दो तरह की होती है। यहाँ तो आप लोगों ने कुछ प्लांट्स देखे होंगे सॉरी, कुछ आप लोगों ने सर प्लांट इसको देखे होंगे। कंपेयर करते हैं दूसरी वैरायटीज के साथ। इसके बाद आपने क्या बताया है? इसके बाद मैं इसके बाद आ गया हूँ वेजिटेटिव के ऊपर। वो डाटा बताने लगा हूँ कि किस डाटा की बेस के ऊपर आप कंपेयर कर सकते हैं। तो उसमें से जो सबसे पहला कैरेक्टर है वो है ग्रोथ हैबिट। आप लोगों ने ना अक्सर प्लांट्स देखे होंगे, कुछ प्लांट्स हैं जो कि जमीन से बिल्कुल सीधे खड़े होते हैं, जमीन के ऊपर लेटे नहीं होते। कुछ ऐसी प्लांट्स हैं जो कि जमीन के ऊपर लेटे होते हैं। फॉर एग्जाम्पल वीट का प्लांट आपने देखा होगा, वो बिल्कुल सीधा खड़ा होता है, जमीन के ऊपर लेटा नहीं होता है। और दूसरा इसके अलावा आप लोगों ने चिकपी का प्लांट भी देखा होगा। चिकपी का प्लांट कैसा होता है कि उसकी जो स्टेम है वो जमीन के साथ साथ चलती है और कुछ देर के बाद फिर जो है ना वो चल रही है। ठीक है ना। तो उसको जो है हम कहते हैं प्रोस्ट्रेट। प्रोस्ट्रेट का मतलब है झुका हुआ। इसको हम जो है वो स्प्रेडिंग टाइप भी कहते हैं। यानी कि ग्रोथ हैबिट आपने देख लिया प्लांट की, क्या वो अपराइट है, बिल्कुल सीधा खड़ा है, या वो स्प्रेडिंग टाइप है या प्रोस्ट्रेट टाइप है। प्रोस्ट्रेट क्या होता है वैसे? प्रोस्ट्रेट का मतलब होता है सजदा करना, झुकना, झुकना भी कह सकते हैं। ठीक हो गया ना। तो प्रोस्ट्रेट का मतलब है कि वो झुका हुआ प्लांट होगा, जमीन के साथ साथ चलेगा। तो सबसे पहली चीज आप ये देखते हैं कि उसकी ग्रोथ हैबिट कौन सी है। नेक्स्ट है टिलरिंग कैपेसिटी। टिलर क्या होता है? वीट के एक जो उसकी शाख जो निकलती है जिसके ऊपर एक स्पाइक लगता है उसको एक टिलर कहते हैं। ठीक हो गया जी। तो ये भी आपने कैलकुलेट करने रिपीट हैं। कीजिएगा। वीट के अंदर जो एक उसकी जो शाख होती है ना जिसके ऊपर एक स्पाइक लगा होता है, ठीक है, उसको एक टिलर कहते हैं। ठीक है जी। टिलर क्या होता है बेसिकली कि सॉइल से वीट के अंदर जितनी शाखें निकलती हैं हर शाख को हम टिलर कहते हैं और हर टिलर के ऊपर एक स्पाइक लगा होता है। ठीक हो गया। तो आपने ये भी कैलकुलेट करना है कि अगर एक प्लांट है तो उसके अंदर कितने टिलर मौजूद है। 2 टिलर हैं, 10 है, 15 है, क्या उसकी टिलर जो कम निकले हैं या ज्यादा निकले हैं। सो नेक्स्ट कैरेक्टरिस्टिक हम लोग कैलकुलेट करेंगे या जो मेजर करेंगे वो क्या होगी? बेटा बोले। सर वीट में एक ही स्पाइक होता है। एक शाख के ऊपर एक स्पाइक होता है। एक जब आप बीज लगाते हैं ना जमीन में तो उसमें से काफी सारे शाखें निकलती हैं। अगर आप लोगों ने गौर किया हो तो जहाँ पे एक जगह के ऊपर काफी सारी शाखें इकट्ठी होती हैं। आपके कहने का मतलब सर जी जैसे राइस में होता है। जैसा राइस में होता है। जी सर। बोले एक और स्टूडेंट कुछ कहने लगा था। सर मैं क्या ये देख इसके प्लांट्स बोले सर शायद सिग्नल्स का इशू है इसीलिए आवाज नहीं आ रही। सर आपकी आवाज बिल्कुल गई थी। ओके, ये यहाँ तक टिलर्स की समझ आ गई है ना? टिलर क्या होता है? यस सर। जी सर। जी सर। बेसिकली जब हम होता ये है कि जब हम वीट का एक बीज लगाते हैं ना तो सबसे पहले उससे एक शाख निकलती है। ठीक है जी। उस एक शाख के बाद उससे साइडों से ऊपर मजीद शाखें निकलना शुरू होती है। तो अगर आप एक जगह के ऊपर कुछ शाखों को बीज को पकड़ के खींचेंगे ना तो नीचे उनका एक ही जो है ना वो जो रूट है वो एक ही होगी। तो वो जितनी शाखें हैं उस हर शाख को हम टिलर कहते हैं। तो किसी प्लांट के अंदर कम टिलर्स निकलते हैं, 1, 2, 3 निकलते हैं, किसी में ज्यादा निकलते हैं, 15, 20 तक में निकल आते हैं। तो जो ये भी हमने मेजर करना है कि उस प्लांट के अंदर टिलरिंग कैपेसिटी जो है वो कितनी ज्यादा है। ठीक है जी। उसके बाद है डे लाइट सेंसिटिविटी। डे लाइट सेंसिटिविटी का मतलब ये है कि कुछ ऐसे प्लांट हैं जो कि लॉन्ग डे होते हैं,
यानी कि उनको डे लाइट ज्यादा चाहिए। कुछ ऐसे प्लांट्स हैं जो कि शॉर्ट ड्यूरेशन होते हैं, शॉर्ट डे होते हैं, उनको छोटे दिन चाहिए। अब आपको पता है कि हमारे यहाँ गर्मियों के अंदर क्या होता है, लॉन्ग डेज होते हैं, और सर्दियों के अंदर क्या होता है, शॉर्ट डेज होते हैं। तो ऐसी क्रॉप जो कि सर्दियों में लगाई जाए वो शॉर्ट डेज होती है, और जब गर्मियों में लगाई जाए वो लॉन्ग डेज होती है। और जब दोनों सीजन में लगाई जा सके वो क्या होती है, दे आर इनसेंसिटिव, उनको हम डे लाइट इनसेंसिटिव कहते हैं। तो ये भी कैरेक्टरिस्टिक्स हमने मुहैया करनी है कि हमारे पास जो प्लांट आए, जो न्यू एक्सटेंशन आई, वो इनसेंसिटिव है या वो शॉर्ट डेज है या वो लॉन्ग डेज है। ठीक हो गया जी। अच्छा, नेक्स्ट नंबर पे आता है इन्फ्लोरेसेंस का डाटा। वो हम जब हम कंपैरिजन करते हैं तो कंपैरिजन के लिए इन्फ्लोरेसेंस का डाटा हम नहीं लेते, उसके लिए हम लेते हैं सीड का डाटा। तो सीड के डाटे के अंदर पहली कैरेक्टरिस्टिक क्या है, प्री हार्वेस्ट स्प्राउटिंग टेंडेंसी। आप लोगों ने अगर गौर किया हो, जिस वक्त गंदम जो है या वीट जब वो पक जाती है, जो गाँव में रहते हैं लोग, उन्होंने शायद कभी गौर किया हो, जब गंदम पक जाती है, पकने के बाद उसकी हम कटाई कर लेते हैं या कटाई नहीं भी की होती और बारिशें ज्यादा होती हैं, मॉइस्चर ज्यादा हो जाता है, तो कई दफा क्या होता है कि स्पाइक के अंदर जो सीड है ना, वो वहां पर ही उससे नई स्टेम निकलना शुरू हो जाती है, नया पौधा उसमें से निकलना शुरू हो जाता है। तो देखा कभी किसी ने? जी सर देखा है। जी सर देख। वैसे मोस्टली ऐसा होता नहीं है, बहुत कम चांसेस होते हैं ऐसा होने के, क्योंकि वीट जो यस है सर, उसका एक कोई कोई डोमेंसी प्लांट पीरियड होता है, है। कोई कोई प्लांट होता है। ठीक हो गया ना? तो हमने ये सर कैरेक्टर वो भी जो नोट फसल करना लोगी है। होती है उसमें क्या होती है? जी जी बिल्कुल ऐसे ही है, बहुत कम होता है। तो इसके अंदर हमने ये चीज भी चेक करनी है कि कितने प्लांट्स जो हैं या कितने जो सीड हैं उनमें प्री हार्वेस्ट स्प्राउटिंग टेंडेंसी है। अब ये प्री हार्वेस्ट क्यों कहा, क्योंकि अभी हमने क्रॉप को हार्वेस्ट नहीं किया, अभी क्रॉप फील्ड में ही है, अभी हमें इसको हार्वेस्ट करना था, दाना अलहदा करना था, फिर उसको सेव करना था, और उसके बाद नेक्स्ट ईयर हमने उसको ग्रो करना था, फिर उसमें से प्लांट जो है ना वो निकलना चाहिए था। लेकिन उसका अभी प्लांट लगा हुआ है, सिट्टे के ऊपर सीड लगा और उस सीड में से स्प्राउटिंग शुरू हो गई है, उसमें से नई जो है वो स्टेम निकलना शुरू हो गया है, तो उसको बोलेंगे प्री हार्वेस्टिंग स्प्राउटिंग, प्री हार्वेस्ट स्प्राउटिंग। तो ये भी हम कैरेक्टर मेजर करेंगे कि किसी प्लांट में ये कम है या ये ज्यादा है। उसके बाद है जी डिग्री ऑफ सीड श्रिवलिंग। श्रिवल का क्या मतलब होता है भाई, मुरझाया हुआ। ठीक है जी, श्रिवल का क्या मतलब है, मुरझाया हुआ। तो हम ये भी देखेंगे कि जो सीड है वो कितना ज्यादा मुरझाया हुआ है, क्या सीड प्रॉपर साइज का है, क्या दरमियाने साइज का है, या बिल्कुल ही मुरझाया हुआ है। तो ये भी चीज हम चेक करेंगे। उसके बाद है जी परसेंटेज प्रोटीन कंटेंट्स। सीड के अंदर जो है आपको पता है कि कोई भी सीड है उसके अंदर सेल्स होंगे ना डिफरेंट, ठीक है। तो आपको पता है कि हर सेल के अंदर डिफरेंट चीजें मौजूद होती हैं, जैसे कि डीएनए है, प्रोटीन है, कार्बोहाइड्रेट्स है, लिपिड्स है, जो बुनियादी उसके मॉलिक्यूल्स हैं, राइट। तो उसमें से हम प्रोटीन को मेजर करेंगे कि कितनी प्रोटीन मौजूद है उसके अंदर। ठीक हो गया जी। उसके बाद है कि प्रोटीन के अंदर एक प्रोटीन का स्पेसिफिक अमीनो एसिड होता है जिसका नाम है लाइसिन। तो नेक्स्ट जो कैरेक्टर हम मेजर करेंगे वो हम ये मेजर करेंगे कि उस प्लांट के अंदर लाइसिन कितने परसेंट है। फॉर एग्जाम्पल अगर 10% प्रोटीन है तो 10% में से लाइसिन कितने परसेंट है। ठीक है ना, क्योंकि लाइसिन जो है वो एक इसेंशियल अमीनो एसिड है। आपको पता है ह्यूमन बॉडीज के अंदर जितने भी अमीनो एसिड्स हैं उनमें से कुछ ऐसे अमीनो एसिड हैं जो कि हमारी बॉडी खुद ही बना लेती है, लेकिन कुछ ऐसे अमीनो एसिड हैं जो हमें प्लांट से लेने पड़ते हैं। तो जो प्लांट से लेने Yes, पड़ते हैं sir. वो इसेंशियल अमीनो एसिड कहलाते Essential. हैं। ठीक है ना। Yes, sir. तो उन इसेंशियल अमीनो एसिड में से एक जो अमीनो एसिड है वो लाइसिन है। ठीक हो गया ना। तो लाइसिन भी हमें प्लांट से लेना पड़ता है, तो हम इसलिए ये भी मेजर करेंगे कि जो वीट की वैरायटी हमारे पास रजिस्टर्ड होने के लिए आई है उसमें लाइसिन कितनी है। ठीक है जी। उसके बाद है जी क्वालिटी इन फूड प्रोसेसिंग। आपको पता है कि वीट से जो है वो क्या क्या चीजें बनाते हैं हम। एक तो हम चपाती बनाते हैं खाने के लिए,
इसके अलावा बिस्किट बनते हैं, इसके अलावा जो है इससे केक बनते हैं, पेस्ट्रीज बनती हैं, इसके अलावा इससे जो बन बनते हैं, डबल रोटी बनती है। ठीक हो गया ना? तो उसके लिए इसकी क्वालिटी कैसी है, प्रोसेसिंग क्वालिटी कैसी है, वो भी हम मेजर करेंगे। ठीक हो गया जी। अब प्रोसेसिंग क्वालिटी ब्रेड के लिए जो चपाती हम बनाते हैं उसके लिए डिफरेंट चाहिए, बिस्किट्स जो बनाते हैं उसके लिए डिफरेंट चाहिए, और जो पास्ता बनाते हैं उसके लिए डिफरेंट चाहिए। हर एक के लिए हम अलग अलग मेजर करेंगे कि हमें कैसी कैसी क्वालिटी उसके अंदर मौजूद है। उसके बाद है स्ट्रेस ससेप्टिबिलिटी। स्ट्रेस का मतलब क्या है कि किसी भी किस्म का कोई प्लांट के ऊपर आप कह लें को हीट का इफेक्ट आता है, या इससे कैसे जो है किसी और चीज का इफेक्ट आता है, टेम्परेचर का इफेक्ट आता है, लो टेम्परेचर का इफेक्ट आता है, ड्राउट का इफेक्ट आता है, हाई वाटर का इफेक्ट आता है, सैलिनिटी का इफेक्ट आता है, तो उसमें स्ट्रेस के अगेंस्ट ससेप्टिबिलिटी कितनी है। ठीक है जी। तो इसके अंदर आगे फिर हाई लेवल दिया है, लो टेम्परेचर के मुतालिक है, हाई टेम्परेचर है, सॉइल मॉइस्चर है, ड्राउट है, सॉइल एसिडिटी है, इसके बाद है जी एल्यूमिनियम कंटेंट्स है, सैलिनिटी है, लो नाइट्रोजन है, इसके बाद लॉजिक है, और फाइनली जो है वो पेस्ट और डिजीज के अगेंस्ट वो कितना ससेप्टेबल है। अच्छा बेटा, ये मीटिंग जो है ये 1 मिनट के अंदर खत्म होने वाली है। जैसे ही ये मीटिंग खत्म हो मैं दोबारा से मीटिंग स्टार्ट करूंगा और आप लोग फिर से ज्वाइन कर लेंगे। ठीक हो गया ना? ऑटोमेटिकली अटेंडेंस जी आपकी सर, लग जी सर। चुकी है, अटेंडेंस आपकी लग चुकी है, दोबारा लगाने की जरूरत नहीं है। नहीं, जी ठीक हो गया? अच्छा, पेस्ट क्या है? पेस्ट जो है वो इंसेक्ट है जो कि क्रॉप के ऊपर इफेक्ट करते हैं। डिजीजेस क्या चीजें हैं? डिजीजेस जो है वो जो बैक्टीरिया या जो फंगस या जो वायरसेस जो है ना वो जो काज करते हैं प्रॉब्लम, उनको डिजीजेस कहते हैं। ठीक है ना? तो हमने ये भी देखना है कि वो किस डिजीज से कितना ज्यादा बच सकता है, किस पेस्ट से वो कितना ज्यादा बच सकता है। ठीक हो गया? ये भी उसके अंदर नहीं है। अब ये डिफरेंट पेस्ट आ गए, वीट के फंजाइज आ गई, इनको याद करने की कोई जरूरत नहीं।